दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। कंपनी ने स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस शुरू कर दिया है। उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुके हैं और उन्होंने आप देख सकते हो कि 3 डेट फंड के प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिए। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि रिलायंस की फितरत आपको पता ही है कि जिस सेक्टर में वो जाते हैं उनकी जो आप देखें तो स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि वो मार्केट में बहुत जल्द नंबर 1 बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा मार्केट है स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस। आप देख ही सकते हो कि बहुत सारा निवेश होता है बाज़ार में और वो स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से ही होता है। इस समय मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं जिसमें आपको एंजल वन, अपस्टॉक्स, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर हैं, मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, इस तरह से। लेकिन ज़ेरोधा मार्केट शेयर के मामले में ऊपर है, काफ़ी उसका बिजनेस बढ़ा है। लेकिन अब जियो फाइनेंशियल के आने के बाद क्या ज़ेरोधा की जो मार्केट की पोजीशन है वो कम होगी और जियो फाइनेंशियल अपना मार्केट शेयर बढ़ा देगा? इसी को लेकर आप देखें तो नितिन कामत जो फाउंडर है ज़ेरोधा के, उनके क्या बयान निकल कर आए, उनके मायने क्या है, कहने का मतलब क्या है, क्या वाकई में उनको चिंता हो रही है जियो फाइनेंशियल से? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और उन्होंने एक चेतावनी भी दी है निवेशकों को, क्या है वो चेतावनी, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 83,239 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 170 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.20% गिरा BSE सेंसेक्स। और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार में गिरावट हो रही है और ये गिरावट लगभग 1000 पॉइंट की हो चुकी है। तो बाजार ज़बरदस्त दौड़ा था, 84,000 को क्रॉस किया, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट थी, 26,734 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 126 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.47% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे भी बाजार में गिरावट का असर देखने को मिला। तो 324 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.55% की गिरावट थी। वैसे बाजार की शुरुआत इसकी पॉजिटिव हुई थी, बाजार ने अगर साथ दिया होता तो तेज़ी बनती, क्योंकि 328 तक गया था, लेकिन बाजार बिल्कुल आज कमाई के मूड में नहीं था और इसी वजह से गिरावट देखने को मिली। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि ज़ेरोधा के जो फाउंडर है और जो CEO नितिन कामत, उनका बड़ा बयान निकल कर आया है। जियो फाइनेंशियल का बिजनेस अब स्टॉक ब्रोकिंग में भी एंट्री कर चुका है। तो जियो फाइनेंशियल की एंट्री को लेकर नितिन कामत का कहना है कि यह उनके लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना पहली बार के संस्थापकों के लिए है। कामत ने एक्स पोस्ट पर कहा है कि मुझे अभी भी लगता है कि हमारी असली प्रतिस्पर्धा पहली पीढ़ी के संस्थापकों से अधिक होने जा रही है, जो दौड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं और वो हमेशा ब्रोकरेज के बारे में सोच रहे हैं। मुझे किसी भी तरह से नहीं लगता कि यह प्रतिस्पर्धा वास्तव में मौजूदा लोगों से होने जा रही है। कामत ने जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक के जो पार्टनरशिप में जो बिजनेस शुरू हुआ है, सेबी की जो लाइसेंस मिलने के बाद अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनका कहना है कि जियो का जो प्रवेश हुआ है हमारा इस समय जो स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में, वो काफ़ी अच्छा है और एक अच्छी बड़ी खबर है ये। और उनका कहना है कि अभी जो है हमारा जो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट में जो मार्केट शेयर है लोगों का, वो 10 करोड़ भारतीयों का है और हमें अपेक्षा है कि ये और बढ़ेगा आगे। अगर जियो यहाँ पे एंट्री करे तो वो नए कस्टमर को और लेकर आएंगे, इससे भागीदारी और बढ़ेगी। तो कामत ने कहा है कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि जियो ब्लैक रॉक के आने से आपको क्या होगा, आपको डर लग रहा है? तो उनका कहना है कि ये बहुत अच्छी खबर है और भारतीय बाजारों में सबसे बड़ी समस्या इस समय भागीदारी में व्यापकता की कमी है। हम काफ़ी हद तक 10 करोड़ भारतीयों तक पहुंच पाए, वो सीमित रह गए, लेकिन अभी इसको विस्तार किया जा सकता है और वो जियो कर सकता है। तो जियो अपनी शक्ति लगा के और कस्टमर अपनी तरफ ला सकता है, कस्टमर बेस बढ़ सकता है, ये अच्छी बात है। तो ज़ेरोधा देख सकते हो कि भारतीय स्टॉक ब्रोकिंग क्षेत्र में सबसे बड़े अग्रणी खिलाड़ियों में से एक में आते हैं और वित्त वर्ष 2024 में आप देखें तो उन्होंने यहाँ पे जो प्रॉफिट बताया था आफ्टर टैक्स, वो 88.95% की वृद्धि के साथ दिखाया था, जो पिछले वर्ष जो था उनका 2,909 करोड़, उससे बढ़ के सीधा 5,496 करोड़ तक पहुँचा, यानी ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई है।
और इस दौरान कंपनी का रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छा रहा है। देखिए रिवेन्यू यहाँ पे देख सकते हो कि 9,372 करोड़ तक पहुँचा है, जो 2023 में 6,832 करोड़ के आसपास था, यानी रिवेन्यू में भी 37.16% की वृद्धि देखने को मिली। तो अब यहाँ पे उनकी जो कंपटीशन जियो फाइनेंशियल के साथ में होगी। तो जियो फाइनेंशियल धीरे धीरे अपने बिजनेस को फैला रहे हैं, नई नई सेवाएं शुरू कर रहे हैं और उन्होंने आप देखिए सुपर ऐप लॉन्च किया है और उसके माध्यम से वो बाज़ार में फिनटेक बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पे कोशिश करें। आप देख सकते हो कि जियो ब्लैकरॉक के साथ मिलके इन्होंने 3 नए बिजनेस शुरू कर दिए और वो अब धीरे धीरे तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो पहला यहाँ पे जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट, जिसे म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने के लिए सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। इसने 2 अल्पकालिक और कम जोखिम वाले पेशकशों के साथ शुरुआत के डेट फंड में उन्होंने शुरू कर दी है शुरुआत। एक लिक्विड फंड है, एक मनी मार्केट फंड है। ये फंड नए निवेशकों को ध्यान में रखकर बनाए गए, इनमें प्रवेश की बाधाएं कम है। दूसरा, जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का बिजनेस इनका शुरू हुआ है, जिसे पिछले महीने सेबी ने आप देख सकते हो कि उनको परमिशन दे दी है। वो निवेश सलाहकार के रूप में अब काम करेंगे और कंपनी की स्थापना 2024 के अंत में की गई थी। इसने इस साल शुरुआत में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। तीसरा, जियो ब्लैकरॉक ब्रोकिंग का बिजनेस। तो इस तरह से कंपनी ने एसेट मैनेजर का बिजनेस और आप देखें साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का बिजनेस और ब्रोकिंग का बिजनेस, तीनों बिजनेस इनके शुरू हो गए, जिसकी आप देखें तो सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की सबसे बड़ी ताकत है कि जियो एक जाना माना ब्रांड है और उनके पास आप देखें तो जियो टेलीकॉम के माध्यम से 469 मिलियन टेलीकॉम उपयोग करता है और टेलीकॉम ऑपरेटर है। और इसके अलावा जियो का रिटेल वेंचर्स का जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार है। तो अब वो कस्टमर उनके माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से वो अपनी ब्रोकिंग की सेवाओं को और आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। इसके अलावा जियो पेमेंट का जो अब पूरा का पूरा आप देखें अधिग्रहण है जो कंपनी का हो चुका है, एसबीआई की हिस्सेदारी उन्होंने निकाल दी है। तो कंपनी को भुगतान, बैंकिंग, निवेश से एक ही छत के नीचे जोड़ने का अनुभव मिल गया है। यानी अब वो अपनी इस ऐप के माध्यम से ही ब्रोकिंग सेवा भी देंगे और पैसों का लेन देन भी संभालेंगे। यानी अगर कोई कस्टमर शेयर बाज़ार में काम करना चाहते हैं तो उसको अलग अलग बहुत सारी ऐप की ज़रूरत भी नहीं है। आप जियो पेमेंट बैंक ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको बैंकिंग सेवा भी मिल जाएगी और आपको ब्रोकिंग की सेवा भी मिल जाएगी। आप वहीं से खरीदी कर पाएंगे, लेन देन कर पाएंगे, सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। ये काफ़ी सुलभ और सरल हो जाएगा लोगों के लिए भी। तो कंपनी ने स्टॉक ब्रोकिंग, क्लियरिंग, म्यूचुअल फंड और भुगतान के सभी आवश्यक लाइसेंस हासिल करने में बहुत तेजी दिखाई, जबकि बहुत सारे जो ब्रोकर हैं वो सिर्फ केवल ट्रेडिंग पे ध्यान केंद्रित करते हैं, जो खुद को एक पूर्ण सेवा वित्तीय प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित कर रहा है। इसे बंडल उत्पाद पेश करने में सक्षम होगा और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगकर्ता जो कस्टमर है उनकी तरफ जुड़ जाएंगे। तो ये एक जो नया उनका विजन है, ये आने वाले समय इनको और तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है, यानी मार्केट शेयर में ये बहुत आगे निकल सकते हैं। काफ़ी अच्छी गुण है यहाँ पे। झेरुदा के नितिन कामत की तरफ से आप देखें तो रिटेल शेयर होल्डर को भी सावधान किया गया। उनका कहना है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करने से बचना चाहिए। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। जो अनलिस्टेड शेयर है वो लिस्टिंग के बाद आगे क्या प्रदर्शन करेंगे किसी को पता नहीं, तो इसीलिए उनको यहाँ पे थोड़ा सा बचना चाहिए। उन्होंने इसका HDB का उदाहरण भी दिया है और उनका कहना है कि जब लोगों ने अनलिस्टेड HDB में निवेश के बारे किया तब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 740 रुपये में ये IPO आया, लेकिन 1225 रुपये की प्राइस से अनलिस्टेड बाज़ार में लोगों ने खरीदारी की थी, यानी उनको 40% का नुकसान हुआ। और इसीलिए जब तक बाज़ार में लिस्ट न हो निवेश के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अनलिस्टेड कंपनियों के IPO हो सकता है कि लेट भी हो जाए, बहुत लेट हो जाए तो कभी भी उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे नुकसान की संभावना बनती है और इसीलिए ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। नितिन कामत ने ये एक तरह से उन्होंने अपनी तरफ से चेतावनी दी रिटेल निवेशकों को ताकि नुकसान हो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।